नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ जरा करते हैं। पंजाब के तरनतारन से ये बड़ी खबर, गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आरोपी जेल में आपस में भिड़ गए। तरनतारन जेल में हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी जेल में भिड़ गए, 2 लोगों की मौत हो गई। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके अपडेट के साथ। सत्येंद्र, जेल के अंदर ही इस तरीके से हिंसक झड़प की 2 की मौत हो गई। मूसेवाला की हत्याकांड के बाद से ये तीसरी झड़प है जो लगातार जेल में हुई है। इससे पहले फिरोजपुर जेल में, अमृतसर जेल में और तरनतारन जेल में ये तीसरी घटना है। और इस जेल में मनदीप सिंह, जो कि जिसको मोना भी बोलते थे, जो पूरे इस तूफान बोलते थे, मनदीप सिंह उर्फ तूफान, जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का अहम आरोपी था, जिसके ऊपर यह आरोप था कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को इसने वाहन मुहैया कराए थे, उसकी हत्या हो गई है। और इसके अलावा जो मनमोहन ग्रुप है, मनमोहन जो एक गैंगस्टर है, उस ग्रुप का सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले गैंगस्टर्स के साथ झगड़ा हुआ और इसमें केशव नाम का एक अन्य आरोपी जो है, अपराधी है, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन मनदीप सिंह उर्फ तूफान और मनमोहन की मौके पर मौत हो गई है। और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन एकदम अलर्ट पर आ गया है। पूरी जेल के बाहर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जेल के चप्पे चप्पे में तलाशी ली जाई जा रही है और कई लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि घायल है, घायलों को अमृतसर के हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। लेकिन 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें मनदीप सिंह उर्फ तूफान है, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा हुआ था, और मनमोहन सिंह है, जिसको पंजाब का नामी गैंगस्टर कहा जाता है। और इस जो झगड़े की वजह है, दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ही ये कहीं ना कहीं एक ग्रुप जेलों के अंदर बना हुआ था। एक ग्रुप वो था जो सिद्धू मूसेवाला को पसंद करता था, तो दूसरा ग्रुप वो था जो सिद्धू मूसेवाला के टोटली एंटी था, अगेंस्ट था। और फिलहाल ये जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े में भी अहम कड़ी सिद्धू मूसेवाला के जो हत्या के आरोपी हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि अटैक उनके ऊपर किया गया। और इस अटैक में लेकिन सत्येंद्र, जैसा आप बता रहे हैं, पहले भी ऐसी झड़प हुई है, उनसे क्या सीख नहीं ली गई? एक बार फिर से ऐसी झड़प होती है और 2 लोगों की मौत हो जाती है, तो सवाल तो प्रशासन पर भी। देखिए, सवाल बेहद गंभीर सवाल है और इस सवाल का जवाब फिलहाल पंजाब सरकार, जेल प्रशासन को देना है। लेकिन इतना तय है कि लगातार इंटेलिजेंस के इनपुट मिल रहे थे और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना दी जा रही थी कि जेल के अंदर गैंगवार हो सकती है, गैंगस्टर्स एक्टिव हैं। और खासकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से लगातार ये गैंगस्टर्स एक दूसरे को देखने की धमकियां दे रहे थे। फिरोजपुर जेल और अमृतसर जेल में इस तरह की कई दबिशें भी दी गई थी, हथियार भी बरामद हुए थे, फोन भी बरामद हुए थे और जेल के कैदियों की मारपीट भी हुई थी। लेकिन प्रशासन ने उनसे कोई सबक नहीं लिया और तरनतारन की जेल जो है, इस जेल के अंदर कई नामी गैंगस्टर बंद है। अर्पिता, ठीक है, तो हिंसक झड़प में जेल में 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हुआ है। गैंगस्टर मनदीप उर्फ तूफान और मनमोहन की मौत हुई है। एक जो घायल है, अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। मूसेवाला हत्या में शामिल 2 लोगों की ये मौत की खबर। आरोपी ये जो थे मूसेवाला हत्याकांड के, ये जेल में आपस में ही भिड़ गए। सवाल प्रशासन पर है कि आखिरकार इससे पहले भी झड़पें हुई, उन झड़प से क्या सबक लिया? तरनतारन जेल में गैंगस्टर ये आपस में भिड़े हैं, सबूत अब खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये घटना घटी है, क्योंकि कई तरीके का जिक्र यहां सत्येंद्र भी कर रहे थे। गैंगस्टर मनदीप उर्फ तूफान और मनमोहन की मौत हुई है, एक घायल भी है, अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। ऐसी जानकारी मिल रही थी कि अंदर जेल में ऐसा गैंगवॉर हो सकता है, उससे क्यों सबक नहीं लिया गया और पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया? और अब हल्ला बोल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। पिछले करीब 7 घंटे से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया भी आरोपी हैं और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या मनीष सिसोदिया आज ही गिरफ्तार होंगे? सबसे कमाल की बात तो यह है कि मनीष सिसोदिया ने खुद ऐलान कर दिया कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं और 7-8 महीने के बाद जेल से वापस भी आ जाएंगे। वैसे आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को हथियार बनाकर सीधे केंद्र और मोदी पर हमला बोला है। बीजेपी ने भी पूछ लिया कि अगर कोई गुनाह किया ही नहीं है तो फिर गिरफ्तारी का डर क्यों है? क्या आम आदमी पार्टी इसे भविष्य के लिए अपने सियासी फायदे के तौर पर देख रही है? क्या मनीष सिसोदिया इसे भावात्मक शक्ल देकर
जनता तक राजनीतिक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आज हल्ला बोल में बहस इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है। संपदा कोई तो पैसा मिलता। जीप के ऊपर खड़े होकर रोड शो करने से भ्रष्टाचार नहीं छुप सकता। दिल्ली में महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट में आंख बंद करके मौन चिंतन और ध्यान। राजघाट के बाहर समर्थकों को इमोशनल संदेश और सियासी संकेत। आप जब मुझको जेल भेज रहे हैं, सड़कों पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सीबीआई मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस के करीब 1,500 जवानों की तैनाती। बसों में भर भर कर आप नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। मतलब स्क्रिप्ट पहले से तैयार था। सिसोदिया शायद सीबीआई मुख्यालय पहुंचने से पहले और सवालों का सामना करने से पहले ही जान चुके हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार करेगी। सुबह करीब 11 बजे से ही दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। घंटों से सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई मुख्यालय के बाहर जबरदस्त हलचल मची हुई है। आम आदमी पार्टी इसे अपने लिए एक सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। खुद मनीष सिसोदिया का संबोधन सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जिसमें बीजेपी के लिए चुनौती भी, दिल्ली वालों के लिए भावनाओं का ज्वार भी। मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप के आज मुझे जेल में डालेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझको बहुत प्यार है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं उतनी मेहनत करना जितनी मैं करने की अपेक्षा रखता हूं, जितनी जरूरत है। सिसोदिया से सीबीआई 17 अक्टूबर 2022 को भी 9 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। आज दूसरा मौका है जब सिसोदिया सीबीआई के मेहमान बने हैं। हालांकि सिसोदिया के नाम पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद दिल्ली की मेयर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतने दिनों से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। सीबीआई का छापा पड़ा, ईडी का पड़ा, इनकम टैक्स का पड़ा, कुछ मिला? घर में कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला, दफ्तर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने सोचा कि शायद मनीष सिसोदिया ने अपने पैतृक गांव में जमीन ली होगी। वहां भी गई सीबीआई, पूरी छानबीन की, वहां भी कुछ नहीं मिला। 1 रुपया इलीगल मनीष सिसोदिया जी के पास नहीं मिला, मगर फिर भी ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली। साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से डरती है। मोदी जी सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। आज के पूरे घटनाक्रम में एक बेहद खास बात रही मनीष सिसोदिया का वो संदेश, जिसे आम आदमी पार्टी ने पोस्टर की शक्ल देकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर धावा बोल दिया है। आप भी देखिए और सुनिए। आज मोदी जी को केवल केजरीवाल जी से डर लगता है, उन्हें राहुल गांधी या किसी दूसरे नेता से डर नहीं लगता है। मोदी जी केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। हमारे ऊपर ज्यादा केस का मतलब है हमसे बीजेपी डरती है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी का काल बनेगी। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को देश में हराएगी और बीजेपी के अत्याचार से मुक्ति दिलाएगी। ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी
सिसोदिया से सवाल जवाब को अपनी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करनी है, लेकिन बीजेपी ने भी अपने हमले को धार दिया। जब से ये एक्साइज घोटाला, शराब घोटाला आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने किया है, तब से हमने देखा है हर विषय पे आम आदमी पार्टी ने बात किया है। बस जो मेन विषय एक्साइज पॉलिसी का है कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, आपने ये एक्साइज पॉलिसी इतना अच्छा था तो इसे वापस क्यों लेना पड़ा, कार्टेलाइजेशन आपने अलाउ क्यों किया, इन प्रश्नों का कोई उत्तर मनीष सिसोदिया जी ने या आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दिलाई। विदेशी शराब पर 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद बेजा फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया ने बतौर एक्साइज मंत्री जो बड़े फैसले किए और लागू करवाए वो तय प्रावधानों और नोटिफाइड एक्साइज नीति के खिलाफ थे। मनीष सिसोदिया ने शराब का लाइसेंस लेने वालों को टेंडर होने के बाद आर्थिक फायदे पहुंचाए, जिससे सरकारी खजाने का बहुत नुकसान हुआ। फिलहाल हर किसी की नजर टिकी है सीबीआई मुख्यालय पर, जहां इस प्लॉट के मुख्य किरदार मनीष सिसोदिया मौजूद है। सवाल ये भी है कि सीबीआई के एक्शन से किसे सियासी लाभ होता है, किसे नुकसान। मुनीश चंद्र पांडे और अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो सवाल कई हैं और यहाँ मेहमान भी हैं। परिचय आपका कराएं उससे पहले आपको बता दें 7 घंटे से मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। मनीष सिसोदिया अभी भी सीबीआई दफ्तर में है। मुनीश हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं अपडेट के साथ। मुनीश, फिलहाल जरा अपडेट दीजिए। 7 घंटे तो हो चुके हैं, आगे कितनी और देर पूछताछ और क्या गिरफ्तारी की कोई संभावना आज ही? जी देखिए, लगभग 1 से 2 घंटे में तय हो जाएगा कि आज मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के बाहर निकलेंगे या उनकी गिरफ्तारी होगी। सूत्रों का कहना है कि लगातार सुबह से जब 11 बजे मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे, लगातार उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। कई सबूतों के साथ में उनका आमना सामना भी कराया गया है। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, जो हमारे सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है, उसके मुताबिक सीबीआई ने एक ब्यूरोक्रेट यानी कि एक अधिकारी का बयान दर्ज किया था धारा 164 के तहत, यानी कि वो सबूत के तौर पर सीबीआई के लिए काम करता है। उस अपने बयान में उस अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के सामने बताया हुआ था कि दरअसल जब एक्साइज पॉलिसी बनाई जा रही थी उस वक्त मनीष सिसोदिया की तरफ से लगातार इंस्ट्रक्शन आ रहे थे, यानी कि निर्देश दिए जा रहे थे कि आपको एक्साइज पॉलिसी इस तरीके से बनानी है। ये बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जाता है, क्योंकि सीबीआई का ये कहना है कि धारा 164 के तहत ये बयान दर्ज होने के बाद में उनके पास एक ठोस सबूत हाथ लगा है और उसी के बिना पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी पूछताछ, आज जो सबसे ज्यादा समय लगा है मनीष सिसोदिया से पूछताछ में, वो इस बात को लेकर है कि जब ये एक्साइज पॉलिसी, शराब नीति बनाई गई थी तो शराब नीति अधिकारियों या सरकार तक पहुंचने के पहले उन लोगों तक क्यों पहुंचाई गई थी और कैसे पहुंचाई गई थी जो कि शराब व्यापार करना चाहते थे, दिल्ली में व्यापार करना चाहते थे। तो इर्द गिर्द इसी को लेकर तमाम सवाल जवाब हैं। सीबीआई का कहना है कि लगातार मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और अगले 1-2 घंटे में सिसोदिया को फिलहाल गिरफ्तार करना है या फिर उन्हें और सवालों के जवाब के लिए दोबारा बुलाना है। ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट के एक बयान के आधार पर वहां पूछताछ हो रही है। मुनीश, जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि अब सबूतों को नष्ट करना, 11 फोन बदले गए या नष्ट किए गए, ये आरोप भी मनीष सिसोदिया पर लग रहे हैं। एक्साइज पॉलिसी लीक करने का एक आरोप लग रहा है। सबसे बड़ा सबूत क्या नजर आ रहा है जिसके आधार पर दिक्कतें मनीष सिसोदिया की आगे बढ़ सकती हैं? जी देखिए अर्पिता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए, सीबीआई ने सबसे पहले दिनेश अरोरा, जो कि एफआईआर में एक आरोपी हुआ करता था, उसे सीबीआई ने पहले अप्रूवर बनाया। अप्रूवर बनाने का मतलब होता है कि सरकारी गवाह बन जाना। सरकारी गवाह बनने के बाद में दिनेश अरोरा ने एक्साइज पॉलिसी या ये कथित घोटाले को लेकर उसने कई तरीके के सीबीआई के सामने खुलासे किए। उसमें मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए जो लिंक थे, विजय नायर को लेकर उसने कई बातें सीबीआई के सामने बताई थी। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा अगर बात करें, दूसरा सबसे बड़ा सबूत है, सीबीआई के पास में डिजिटल एविडेंस है उस शराब नीति को लीक करने का, जिसके आधार पर सीबीआई ने पूरा केस बनाया हुआ है। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति इसी वजह से लाई गई थी ताकि जो शराब व्यापारी हैं
उनको पैसा कमाने को मिले, ज्यादा मुनाफा कमाने को मिले और मुनाफे के जरिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत मिले। सीबीआई ने पहले ही आरोप लगाया हुआ है कि 30 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का रिश्वत जो है वो आम आदमी पार्टी को विजय नायर के जरिए मिला हुआ था, जिसका जो इस्तेमाल है गोवा इलेक्शन में भी हुआ था। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा सबूत सीबीआई के पास में मौजूद है पैसे के ट्रेल को लेकर, यानी मनी ट्रेल को लेकर। और तीसरा जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीबीआई देखिए यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच कर रही है, वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की अगर बात करें तो सबूतों को नष्ट करना अपने आप में एक बेहद गंभीर जुर्म होता है। और सीबीआई और ईडी दोनों ने इस बात को कोर्ट के सामने पहले बताया हुआ है कि इस पूरे आबकारी नीति के घोटाले के दौरान लगभग 11 ऐसे फोन थे जिनका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया और एक और आरोपी ने किया हुआ था। ये पूछताछ हो रही है, वो सबूतों के आधार पर आगे सवाल जवाब हो रहे हैं। मुनीश, आप साथ ही रहिएगा, कुछ जैसे भी कोई अपडेट हो तो आप इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे। लेकिन अब चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। खास मेहमानों से सबसे पहले परिचय जरा कराएं। आतिशी हमारे साथ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, उमेश सहगल पूर्व चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली सरकार की, वो हमारे साथ हैं, और हरिशंकर गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले आतिशी, आपके चेहरे पर एक मुस्कान है, ये मुस्कान क्या दिखा रही है? आप लोग आश्वस्त हैं आज गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? क्या सोच रही हैं आप? देखिए, हम लोग अर्पिता जी आश्वस्त हैं कि हम एक ईमानदार पार्टी हैं। हम लोग आश्वस्त हैं कि हम जनता के हित में काम करते हैं। हम लोग आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। अब उस डर का नतीजा हो सकता है कि मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हो, लेकिन एक साल में 500 अफसर लगाने के बाद भी इस समय 250 ईडी के अफसर, 250 सीबीआई के अफसर इस केस की जांच कर रहे हैं। 500 अफसर लगाने के बाद भी, 10,000 पन्ने की चार्जशीट फाइल करने के बाद भी सीबीआई और ईडी, इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसीज, चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं दर्ज कर पाई हैं। 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत मनीष सिसोदिया जी के बारे में सामने नहीं रख पाई हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है नहीं, लेकिन आतिशी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, से लिंक नहीं। आपने सुना होगा हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर पैनी नजर रखते हैं, जो सबूत है, मैम आप सबूत का जिक्र कर रही है ना, मैं सबूत जरा आपको बताऊं। डिजिटल सबूत हाथ लगे हैं, सबूतों को नष्ट उन्होंने किया, ये आरोप उन पर लगे हैं। 11 फोन नष्ट किए गए, बदले गए। सर मैम, है सबूत ना उनके पास, आप ये कैसे कह रहे हैं उनके पास सबूत नहीं है? और जो गिरफ्तारी की बात आप कह रही हैं, अगर सबूत नहीं होगा तो गिरफ्तारी कैसे हो पाएगी? मैम, कोर्ट में भी तो ले जाना होगा, पेश करने पड़ेंगे सबूत। अर्पिता जी, जो आप बता रही हैं वो सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लांटेड स्टोरीज हैं। जो सबूत है वो तो सीबीआई और ईडी ने 3-3 चार्जशीट फाइल करी हैं, 10,000 पन्ने की चार्जशीट फाइल करी हैं। 10,000 पन्ने में मनीष सिसोदिया के खिलाफ वो 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाए हैं। अब देखिए, आप सीबीआई की प्लांटेड स्टोरीज और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर सबूत मानती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम तो उसे सबूत मानते हैं जिसको चार्जशीट में रखा जाता है। और 10,000 पन्ने की चार्जशीट के बाद भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार, वरना बताइए, अक्यूज्ड नंबर 1 थे मनीष सिसोदिया, लेकिन 3-3 चार्जशीट फाइल हो गई, एक भी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं। जरा आपसे देखिए, ये एक चार्जशीट में कहीं भी मनीष सिसोदिया का आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच की राजनीतिक लड़ाई है। ठीक है, मुनीश से मैं इस पर जवाब ले लूंगी और क्लियर हो जाएंगी तस्वीर। जफर इस्लाम, अपना जवाब दे दीजिए और मुनीश को एक बार जरा ऐड करवाइएगा। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले बात, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है, चोरी भी और सीनाजोरी भी। जब कोई चोरी करता है और उसके बाद भी बार बार झूठ बोलता है, उसका क्लासिक एग्जाम्पल है और इवेंट बनाने की कोशिश करता है। आपने कभी देखा है कि आदमी को सीबीआई में बुलाया जाता हो और वो रोड शो की तरह लोगों को इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो चोर नहीं हैं? अरे भाई, हजारों मिसाल आपके पास, हजारों एविडेंस है आपके खिलाफ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप थोड़ा हंसिए। हंसना जो आपका है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली रहेगी आतिशी जी, इसलिए कि जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितना भी आपने जो बंगलिंग की है, जितना भी घोटाला किया है, जिस तरह से नीतियां चेंज की है, जिस तरह से आपने एक्साइज ड्यूटी को, जो एक्साइज की नीति को वापस लिया है, किससे क्या अरेंजमेंट किया है, कितने पैसे लिए हैं, कहां से किस तरह से किया है, ये सारे दस्तावेज हैं
सीबीआई को, ऐसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि क्या हो रहा है और कौन से दस्तावेज और कौन से एविडेंस है। लेकिन जो लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार है और जिसको सीबीआई बुला रही है, आज तक इतिहास में नहीं देखा गया है कि इस तरह का नाटक इसलिए किया जा रहा है कि लोग सोचे कि भाई हम अपना सीना छाती ठोक रहे हैं कि हम चोर नहीं है। अरे भाई, चोरी किया तभी तो सीबीआई बुला रही है। अब कुछ दिन के बाद आपको उसके दस्तावेज भी मिलेंगे, कोर्ट में भी मिलेंगे और पूरे सबूत के साथ वो जेल भी जाएंगे। जेल जाने का इतना शौक है, उससे समझ में आ रहा है जिस तरह से नाटक कर रहे हैं कि डर बहुत लग रहा है, बहुत डर लग रहा है अजय, बहुत डर लग रहा है। और नहीं, अभी देखिए बीच में नहीं बोला आपको, यही लगता है ये एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। आप कह रहे डर लगता है, वो कह रहे हैं डराने का काम तो आप ही कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, मैम एक सेकंड में आ रही हूँ। नहीं, एक मिनट अर्पिता जी, बीच में नहीं बोल रहा अर्पिता जी, आप जरा इनको बता दीजिए आतिशी जी को कि जब उनके समय में आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने ठीक उनकी है, बातें सारी वो ये ठीक है, ये अंडरस्टूड है। आप लोग क्योंकि प्रवक्ता हैं, बड़ी पार्टी के, आप लोग भी समझ रहे होंगे। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरा दीजिए सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं इनको डर लग रहा है। सर वो ये तो आरोप लगा रहे हैं कि डराने का काम तो आप और आपकी एजेंसी कर रही है। आपकी एजेंसी कह रहे हैं वो कि ईडी और सीबीआई आप अपने विरोधियों पर छोड़ देते हैं। देखिए अर्पिता जी, वो एजेंसीज इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उनका काम करने का तरीका अपना है। उस पर ना तो कोई हस्तक्षेप है, ना कोई हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं और ना हम कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंटली परसू कर रही है और कोई भी एजेंसी अगर कोई चीज परसू करती है, किसी को बुलाती है सीबीआई ऑफिस में उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो इसलिए कि उसके पास कुछ एविडेंस ऑलरेडी है, उसको पुख्ता करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन जब इस तरह का ड्रामा होता है ना कि पहले से अनाउंसमेंट कर दिया, भाई सीबीआई ने कहा का अभी अरेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि लोगों को कहीं ना कहीं उत्तेजित करने के लिए, और अभी तो उसकी मिसाल बन रही है सीधे आतिशी जी, जो लोगों को उत्तेजित करके लोगों को लड़ाने का काम, भड़काने का काम ये करना जानती हैं, वो कर रही है। लेकिन प्रदेश की जनता समझ रही है, देश की जनता समझ रही है, अगर चोरी किया, आपने चोरी किया है, आप चोरी करके सनसनी मत कीजिए, लेकिन आपको हवालात और सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। जरा मैं मुनीश हमारे साथ हो गए। आतिशी मैं आपसे जवाब लूं, एक सेकंड। मुनीश जरा मुझे ये बताइए, जो चार्जशीट का जिक्र, क्योंकि आतिशी अब से पहले थोड़ी देर पहले कह रही थी चार्जशीट में कहीं भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, जरा बताइए है कि नहीं है? जी देखिए, मैं चार्जशीट के बारे में बताता हूं आपको, जो कि लिखित में है। सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की थी उसमें मनीष सिसोदिया का नाम बतौर आरोपी नहीं है, लेकिन सीबीआई ने उस चार्जशीट में ये जरूर लिखा हुआ था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ में उनके पास सबूत है जिसके आधार पर उनकी जांच जारी है। जहां तक ईडी की चार्जशीट की बात करें, ईडी ने अपनी दोनों चार्जशीट में, पहली चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट, दोनों ही चार्जशीट में उन्होंने मनीष सिसोदिया का न सिर्फ नाम लिखा, बल्कि ईडी की चार्जशीट में यहां तक कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने लगभग 11 फोन एक और आरोपी के साथ में न सिर्फ बदले बल्कि उसको डिस्ट्रॉय भी किया हुआ है। उन्होंने यह भी बताया हुआ है कि मनीष सिसोदिया और विजय नायर के आपस में ताल्लुकात थे। तो कुल मिलाकर आतिशी जो दावा कर रही हैं, मैं बतौर रिपोर्टर ये बता सकता हूं, जो चार्जशीट मैंने पढ़ी हुई है, कि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम जरूर है, उसका जिक्र किया गया है, लेकिन सीबीआई और ईडी दोनों का ये कहना है कि उनको आरोपी वो तभी दिखाएंगे जबकि उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके पहले नहीं। ठीक है आतिशी, तस्वीर थोड़ी साफ हो गई ना, क्योंकि मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या तीन नहीं मैं बिल्कुल मेरा एक सवाल है, मेरे दो सवाल हैं। एक मुनीश जी से मेरा एक सवाल है, 10,000 पन्ने की चार्जशीट में 3 चार्जशीट फाइल हुई हैं, सीबीआई के द्वारा, 2 ईडी के द्वारा। क्या किसी भी चार्जशीट में, आप याद रखिए, एफआईआर में अक्यूज नंबर 1 थे मनीष सिसोदिया जी, तीनों चार्जशीट में 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, 500 अफसर लगाने के बाद, 3 चार्जशीट में भी वो मनीष सिसोदिया को अक्यूज्ड नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था। दूसरी बात, अभी सैयद जफर इस्लाम जी कह रहे हैं सीबीआई बहुत इंडिपेंडेंट है, ईडी बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये भी कह रहे हैं उनके पास सबूत है। दुनिया के सामने सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन सबूत है। आपको कैसे पता सैयद जफर इस्लाम जी? हम तो उसे ही सबूत मान रहे हैं जो ईडी और सीबीआई अपनी चार्जशीट में लिख रही है। मैं जवाब देता और सीबीआई और ईडी ने 10,000 पन्ने की चार्जशीट के बाद लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल है, मैं जरा आपसे समझना चाहती हूं, मैं कर पाया। देखिए अगर कोई भी संस्थान काम करती है तो उनके काम करने का एक सेकंड जफर इस्लाम जी आ रही हूँ,
काम करने का एक मैम तरीका होता है आतिशी जी, काम करने का एक तरीका होता है। अगर किसी पर आरोप लग रहा है तो एक यही प्रक्रिया होगी, उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम के तौर पर अभी ना देखें, एक आम नागरिक के तौर पर देखें, और हम ये भी ना देखें कि वो आम आदमी पार्टी का कोई नेता है, तो अगर कोई आरोपी जिस पर अभी शक है, जिससे पूछताछ होनी है, उसको क्या रोड शो करके जाना चाहिए? आपसे एक सिंपल पूछताछ हो रही है, आप गिरफ्तारी का डर पहले जता देते हैं, आप ये भी बता देते हैं 7-8 महीने में हम रहकर वापस आ जाएंगे, आप एक रोड शो बाकायदा करके जाते हैं। क्या ये तरीका ठीक है? पूछताछ के लिए जा रहे हैं ना। देखिए अर्पिता जी, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस जैसी एजेंसीज को अपने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ पिछले 8 साल में 200 से ज्यादा केस दर्ज हो गए। 200 केस में भी वो 1 रुपए का भ्रष्टाचार आज तक सामने रख नहीं पाए हैं, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि जब वो सीबीआई से क्वेश्चनिंग कराएंगे, ईडी से क्वेश्चनिंग कराएंगे, दिल्ली पुलिस से केस कराएंगे, तो उनके विपक्षी डर जाएंगे। मैं उन्हें यह बताना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी को आपकी इन तोता मैना से डर नहीं लगता है। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम सर पर कफन बांध के निकले हैं। मुझे ये बताइए, डाल दो आप और पार्टियों को छोड़ दीजिए, आप तो एक अलग तौर की पार्टी तौर पे आई थी, आपने कहा था कुछ भी हो तो जांच करा लीजिए, कुछ भी होगा जांच करा लीजिएगा। आप तो एक अलग नैरेटिव सेट कर रही थी ना एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर। अब जब जांच हो रही है, पहले तो आप ये कहती थी कुछ भी हो जांच करा लीजिए, किसी पर आरोप लगेगा उसको हम पार्टी से उसको तुरंत हटा देंगे। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि नहीं कहते थे? सत्येंद्र जैन अभी भी मंत्री बनकर बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं बताइए, आपकी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी ने कभी नहीं कहा, आपकी पार्टी एक अलग पार्टी के तौर पर सामने आई थी जिसने कहा तुरंत जांच करवाएंगे, किसी पर आरोप हुआ तो उसको हटा देंगे, मुझे जवाब उसकी जांच करा लीजिए, स्टिंग ऑपरेशन करा लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ना, अपनी नई पार्टी के लिए कह रहे थे। अब सब कुछ बदल चुका है क्या? अर्पिता जी, अर्पिता जी, हमने तो जांच से इसीलिए कोऑपरेट किया है। पहले दिन से आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को जांच के लिए बुलाया गया है। हमने तो जांच का स्वागत किया है। हम तो ये भी कह रहे हैं और भी केस कर लीजिए, और भी जांच कर लीजिए। लेकिन ये रोड शो क्यों? हर बारी मोदी जी आम आदमी पार्टी को ईमानदारी का थप्पा देते हैं। रोड शो क्यों? देखिए अर्पिता जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को यह पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को आपसे डर नहीं लगता है। हम सर पर कफन बांध के निकले हैं, हम पे जितने झूठे आरोप लगाओगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है, नहीं मैं ये समझ, ठीक है, सच्चाई की लड़ाई ऐसे कैसे? एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर एक तरीका है, जब चुनाव होते हैं तब हम ऐसी रैलियां देखते हैं, हम ऐसे रोड शो देखते हैं, लेकिन यहाँ तो पूछताछ से पहले ऐसा रोड शो। अर्पिता जी, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए अर्पिता जी, मैं जवाब दूं क्या? अगर आप इस देश के पिछले 8 साल के इतिहास को देखिए तो आम आदमी पार्टी पे चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, हर डिपार्टमेंट को आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के पीछे लगाया गया। 8 साल में 200 केस, तो ये रोड शो छोटी संख्या नहीं है। हमारी कह रही है ठीक है, 500 फाइलों शो क्यों? 500 फाइलों को एलजी साहब खुद लेके बैठे, लेकिन आज आरोप लग रहे हैं, पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो रोड शो होना ठीक है। इस तरीके से रोड शो करके जाना चाहिए, खुली जीप में, खुली गाड़ी में। अरे अर्पिता जी, क्या मुझे बोलने का मौका देगी कि आप ही बोलती रहेंगी? क्यों नहीं जाना चाहिए? काउंटर सवाल पूछो कि ना पूछो? जाना चाहिए। जब हमें अपनी ईमानदारी पे भरोसा है, हमें अपनी सच्चाई पर भरोसा है, तो हम सीना चौड़ा करके जाएंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आज मोदी जी को, बीजेपी को पता है कि अगर उनका कोई एक काल है ना, तो आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मुझे 2 मेहमानों को और ऐड भी करना है। ठीक है, जफर इस्लाम जी जल्दी से। मैं जरा जवाब दे देता हूं। ठीक है आतिश जी, ठीक है आतिश जी, ठीक है। हाँ, जफर इस्लाम। देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि सीबीआई के पास कोई एविडेंस नहीं है। भाई, आपको कैसे पता है कि एविडेंस है कि नहीं? अगर मुझे नहीं पता, मैं तो इतना कह सकता हूं कि सीबीआई
इस तरह की एजेंसीज बिना एविडेंस के किसी को फर्दर तशवीश के बुलाती नहीं है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बारे में जानकारी लेती है। आपको कहां से मालूम है? ये नाटक जो कर रहे हैं आप लोग रोड शो करके, उससे समझ में आता है कि आप अपनी चोरी छिपाना चाहते हैं। दूसरी बात, आपको एफआईआर में अगर आपका नंबर 1 आरोपी है, अगर आपको 2 महीने का चार्जशीट पे टाइम है, आप अपने नाम क्लियर करवा लेती। तीसरी बात मैं पूछता हूं, आपके जो केजरीवाल जी है पूरे दुनिया में कहते फिरते थे कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी के इतने सारे जो है करप्शन किए हुए लोग हैं, जब 2013 में इलेक्शन लड़ रहे थे, अगर कानून में फांसी की सजा हो तो मैं फांसी दे दूं। आपके यहाँ तो इतने फांसी के फंदे में लटकने के लिए तैयार है, इतने लोगों ने करप्शन किया है, इतने क्राइम किए हैं। कहाँ केजरीवाल जी, आज उनके सारे मुखौटा हटा दिया उन्होंने। आप करप्शन के खिलाफ जो है लड़ने वाले लोग आज करप्शन में पूरे तौर से मुलविस है। और उसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट के पहले ही सीबीआई भी उनको बुला रही इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए, तो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। कैसे आपको मालूम कि जेल जाएंगे और किस वजह से? इसलिए या तो आपको मालूम है कि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है, या तो फिर आप इसको स्टंट कर रहे हैं। दोनों हालत में देश की जनता के सामने आप पूरे तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि आपने बहुत सारे वादे झूठे किए और करप्शन नहीं करने का वादा किया और करप्शन किया। जिसके कंधे पे बैठ के आप आगे चले, उसके पीछे भी छुरा भोग दिया आप लोगों ने अन्ना हजारे को।